हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में। और ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। अगर आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ और लाइक करते हैं तो मैं अगला पार्ट बना दूंगा। ये डिपेंड करता है आप लोग को। अगर आप लोग शेयर करेंगे, व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे, सो मैं ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा मैं सारे कवर कर दूंगा, जो कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन उसी से आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। सो डिपेंड करता है आप लोग पर, ठीक है। और बाकी जो लाइव टेस्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लाइव टेस्ट का चैनल न्यू बनाया है, जहाँ पे हम लोग डेली सुबह, दोपहर को और शाम को 3 टाइम लाइव टेस्ट लेंगे। सो आप लोग जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज से लाइव स्टार्ट हो गया, उसमें 1-2 लाइव भी हो चुका है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या करा है कि जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या करें। और बता दें, इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, सो मैं इसका पीडीएफ भी बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। सो आप लोग वहाँ से इसको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, आपको आंसर लिखना है। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ के सुना दे रहे हैं। जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या करने बोलता है, तो इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है। देखिए, प्रवास के कारण प्रवास पहले आप लोग को समझते होंगे। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जाना, यानी स्थान को परिवर्तन करना। या फिर किसी भी प्रवास 2 तरह का हो सकता है, चाहे वो किसी घटना के कारण हो सकता है या फिर अपना खुशी के लिए या फिर अपना सुख के लिए, ठीक है। सो 2 तरह के प्रवास हो सकते हैं, जिसको हम आकर्षक और प्रतिकर्षक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रवास के कारण लोगों का क्या होता है, प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन क्षेत्रों में परिवर्तन, सामाजिक और भौतिक अवसर एवं और संरचना पर दबाव पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे अगर हम लोग रहते हैं, उस स्थान को अगर हम छोड़ देंगे तो वहाँ पे समाज के साथ हमारा मेल मिलाव रहता था। तो इस तरह सामाजिक भी क्या होती है हमारी, मतलब अवसंरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट, उस पर भी हम लोग का दबाव पड़ता है, बदल जाता है। भौतिक अवसर, जैसे कि कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हमको किसी तरह की जलवायु, पानी या फिर किसी तरह की सुविधा जो मिलती है, वहाँ का सुविधा अलग हो सकता है, और कहीं हम दूसरी जगह प्रवास कर रहे हैं तो वहाँ का भी सुविधा अलग हो सकता है। तो ये सर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। अतः इससे बस्तियाँ की अनियोजित वृद्धि होती है, जिससे बस्तियाँ की जहाँ पे नहीं बनना चाहिए वहाँ भी बस्तियाँ बन जाती है, और जहाँ पे कम होना चाहिए वहाँ अधिक हो जाती है सुविधा के कारण। तो इस तरह क्या होता है, बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है। और गंदी बस्तियों और क्षेत्र काले क्या कहते हैं, कॉलोनियों का निर्माण होता है। कॉलोनी होना चाहिए यहाँ शायद, मेरे ख्याल से क्षुद्र दिया हुआ है, क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से क्या होता है कि भौमजल स्तर के अवक्षेप, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका स्वस्थ जो होता है, मतलब इंसान के सेहत के लिए जो कि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसका मतलब होता है उल्टा। तो इसके बारे में लिखना है। किस क्वेश्चन के बारे में, अगर पूछे कि जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव, यानी पर्यावरण पर जन प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कुछ प्रभाव थे, कारण थे, रीजन थे, जो आपको मैं बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम लिखे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कोलकाता है, पटना है, रांची है और भुवनेश्वर। ये है पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि शुष्क कृषि क्या है, ठीक है। शुष्क से आपको कनेक्ट कर ही लेंगे, शुष्क मतलब होता है सूखा। तो देखिए यहाँ पे शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा, यानी साल का वर्षा 75 सेमी से कम होती है। वर्षा के अभाव में यहाँ ऐसी फसलें उपजाई जाती है जो शुष्क को सहन कर सके, यानी सूखा को वो सहन कर सके और वहाँ से अच्छे उसका पैदावार हो सके। जैसे हो गया रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार। इसमें ज़्यादा जब पानी की ज़रूरत नहीं हो पाती है, और पानी नहीं देने से भी ये अच्छे से उग जाती है और अच्छी तरह से फसल पैदावार हो जाती है। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं, शुष्क फसल कहते हैं। और ऐसी फसल करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे, ठीक है। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। तो ये था कुछ इसका पॉइंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। करा कि कर्क रेखा के उत्तर स्थित किन्हीं 2 नदी बेसिन के नाम लिखो। कर्क रेखा के उत्तर स्थित किन्हीं 2 नदी बेसिन के नाम लिखना है। तो देखिए, कर्क रेखा के उत्तर स्थित भारत की किन्हीं 2 नदी बेसिन के नाम निम्नलिखित है। और नाम मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है, देखिए देख पा रहा हूँ यहाँ पे। पहला है गंगा नदी बेसिन और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो क्या करा है, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। बोल रहा है कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका आंसर आप लोग को लिखना है। सो देखिए किस तरह से लिखना है। कोको एक कृषि उत्पाद है, ठीक है। ये क्या है, कृषि उत्पाद है, जिससे चॉकलेट
उसके बाद क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोको कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादन जो है पश्चिमी अफ्रीका विशेषकर घाना जो कि पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, ये विशेषकर घाना में होता है। फ्रांस क्या कहते हैं फ्रांस वासियों ने यहाँ इसकी पौधा लगाई थी। इसकी खेती रोपण कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ये भी आ सकता है कि कोको जो किस प्रकार की कृषि है, तो एक तरह का रोपण कृषि है, ठीक है, अंतर्गत आता है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। कोको कौन से क्षेत्र में होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो कोको के बारे में ये थोड़ा कुछ जानकारी आप लोग को जानना जरूरी है। पहला जानकारी ये कि कोको एक क्या है, रोपण कृषि है। ये कहाँ पे होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। अधिक इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो चॉकलेट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोको कोला हो गया इत्यादि बनाते हैं। इसका उत्पादन तो कहाँ होता है, वो पश्चिमी अफ्रीका, और जहाँ की एक मेन होता है वो विशेषकर जो है घना, इन क्षेत्रों में जो है कोको की अधिक उत्पादन की जाती है। तो ये चीज़ के बारे में, और एक चीज़ यहाँ पे भी पॉइंट दिया, फ्रांसीसियों ने यहाँ जो है इसकी पौधा लगाई थी कोको की, ठीक है। तो इस चीज़ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह आंसर आप लोग को लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, सहकारी कृषि से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य आपका। सो देखिए इसका आंसर आप लोग इस तरह लिखना है कि जब किसान का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है। कहने का अर्थ यह हुआ, हर एक किसान जो भी कृषि करता है यानी फसल पैदावार करता है, तो वो चाहता है कि हमें अधिक से अधिक जो है लाभ मिल सके इस फसल से, और हमारी पैदावार में अधिक वृद्धि हो, तो हमको कमाई भी अच्छा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसमें जो किसान को अधिक मुनाफा देते हैं, ऐसी प्रकार की फसलों को हम कह सकते हैं सहकारी कृषि, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जब किसान का एक समूह जो है अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। या फिर अगर मान लो कि कृषि बहुत बड़ा हो गया, अकेले नहीं कर सकता, तो आपस में मिल गया ताकि इससे मुनाफा अधिक हो, और इस तरह के साथ में करने वाले कृषि को भी हम कह सकते हैं सहकारी कृषि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 हुआ, 7 क्वेश्चन करा है कि बाजारी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप क्यों की जाती है। बाजारी कृषि जो होती है, सॉरी कृषि नहीं है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में, बाजारी सब्जी जो है कृषि नगरीय क्षेत्रों में क्षेत्रों के समीप जो है समीप ही क्यों की जाती है, आखिर इसका रीज़न क्या है। देखिए बाजारी सब्जी कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली सब्जियों के अतिरिक्त फल और फूल की खेती होती है, ठीक है। इसमें किस प्रकार की खेती होती है, फल और फूल की। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी लगती है तथा इन्हें खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बाजार में पहुंचाया जाता है। इनकी मांग नगरीय केंद्रों में अधिक है जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। नगरों में इन्हें शीघ्र पहुंचाने के लिए इनकी खेती नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ, बाजारी सब्जी जो है वो इसलिए नगर के करीब लगाई जाती है क्योंकि इसमें जो खर्च भी अधिक लगता है, जिससे जो भी उसकी पैदावार के लिए जो भी आवश्यकता है वो जल्दी से जल्द नगर से आ जाए। और इसको जो है होने के बाद, तैयार होने के बाद इसका जो लिमिट हो जाता है, यानी जैसे तैयार हो गया तो उसको जल्दी बेचना पड़ता है। अगर आप रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। अगर नगर नज़दीक में रहेगा, शहर नज़दीक में रहेगा, तभी जल्दी बेच पाएंगे ना। तो इसलिए जो है बाजारी सब्जियों कहाँ पे की जाती है, कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। चलिए क्वेश्चन में ऐड करा है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के उल्लेख करें, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो कौन कौन है, सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या कहलाती हैं, तो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और इसको हम और एक नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जा सकता है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, तो क्या करा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है। आज काफी नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे मोबाइल में। तो देखिए पेट्रो रसायन उद्योग आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र के विकास में एक सामूहिक भूमिका निभाने वाला उद्योग है, ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग में सिंथेटिक फाइबर यार्न, उसके बाद पॉलीमर, उसके बाद सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट, उसके बाद इंटरमीडिएट्स, उसके बाद फॉर्मर्स, ये सारी चीज़ जो है प्लास्टिक, उसके बाद प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। ये जितने भी चीज़ आते हैं वो किस में आते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग में। तो कौन कौन चीज़ यहाँ पे नाम दिए हुए कर्म से, आपको जरूरी नहीं कि इतना ही नाम लिखना है, बट यहाँ एग्जाम्पल के ज़्यादा नाम दिए हुए हैं, आप 3 4 2 3 लिख देते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। उसको कहते हैं पेट्रो रसायन उद्योग आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो आ जाते हैं सिंथेटिक रबर आ गया, सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया, उसके बाद फॉर्माइस हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये इत्यादि जो सिंथेटिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। चलिए 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 10 का आंसर आप लोग इस तरह लिखना है कि पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम जो है निम्नलिखित है। क्या है निम्नलिखित? देखिए फर्स्ट का है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। ये दोनों जो है पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक नगर है। और भी आया तो बट यहाँ पे आपको 2 लिखने बोल रहा है, सो हम 2 लिख यहाँ पे दे दिए आप लोग को कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक नगर है। सो यहाँ पे हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग इसी तरह के और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाते हैं तो डिपेंड करता है आप पे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक जो भी आपके फ्रेंड है उस तक फैलाएं, और अधिक से अधिक व्यूज आते हैं लाइक करें तो हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो मैं पूरी तरह से इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा मैं कवर कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस बार के एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोग जो वीडियो में इतने मेहनत से बनाते हैं, अगर आप लोग किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे, सब तक ये पहुंचेगा, तभी तो मेरा मेहनत कामयाब होगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं सब तक पहुँच रहे हैं और सबको इसका लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग इसका PDF लेने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है क्लिक कीजिएगा, और इसी तरह यहाँ पे और जो भी PDF रहेगा उसमें आप